हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सरल आकृति क्या होती है और जटिल आकृति क्या होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को यही समझाने का प्रयास करूंगा कि सरल आकृति किसे कहते हैं और जटिल आकृति किसे कहते हैं। और साथ ही दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां सरल है और कौन कौन सी आकृतियां जटिल है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को इसके परिभाषा के माध्यम से मैं आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सरल आकृति और जटिल आकृति से संबंधित कुल जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ इससे संबंधित कुल जितने भी विशेषताएं हैं उन सबको भी दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने का अच्छी तरीके से प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि आपके सरल आकृति और जटिल आकृति से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सरल आकृति और जटिल आकृति का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों हमारे गणित शास्त्र के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दोस्तों क्या किया था कि ज्यामिति से संबंधित कुल जितनी भी आकृतियां थी उन सभी आकृतियों का अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए उन्होंने दोस्तों उनको दो वर्गों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से दोस्तों आपका जो पहला आकृति का वर्ग है वो आता है सरल आकृति से संबंधित और जो दूसरा आकृति का वर्ग है वो आता है दोस्तों आपका जटिल आकृति से संबंधित। और इस प्रकार से हमारे आकृतियों का जो विभाजन है वो मुख्यतः दो प्रकार में हो जाता है, जिसमें आपका पहला निकल कर आता है सरल आकृति और दूसरा निकल कर आता है जटिल आकृति। और यहीं से दोस्तों आपके सरल आकृति से ही आपके आकृतियों के विभिन्न गुणों को स्वरूप और उनके रचनाओं का प्रारंभ होता है। तो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा कि सरल आकृति और जटिल आकृति वास्तव में होती क्या है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कक्षा 8 के गणित विषय का जो प्रश्नावली 3.1 है उससे संबंधित कुल जितने भी आपके दोस्तों तथ्य वो सब खत्म हो चुके हैं और उसका जो लास्ट तथ्य है वो दोस्तों यही है सरल आकृति और जटिल आकृति। क्योंकि जब मैं प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करूंगा तो दोस्तों उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें भी दोस्तों आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी आकृतियां सरल है और कौन सी आकृतियां जटिल है। हालांकि उसमें जटिल नहीं पूछा जाएगा लेकिन सरल दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग सरल आकृति को समझने से पहले सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसकी परिभाषा पर चलते हैं। हम दोस्तों अगर इसकी परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो दोस्तों हमको इसके बारे में समझने में, इसके मतलब के बारे में जानने में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं कि इसका परिभाषा जो है दोस्तों क्या है। देख सकते हैं आप लोग कि सरल आकृति की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। इसमें कहा जा रहा है वह आकृति जो स्वयं का मतलब होता है दोस्तों खुद को, ठीक है, अपने आप को, स्वयं को। यहाँ क्या कह रहा है आपसे, वह आकृति जो स्वयं को कहीं भी तथा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे सरल आकृति कहा जाता है। सिंपल दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा दिया है। इसमें दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी माइंड नहीं लगाना है, आप खुद समझ सकते हैं कि इस परिभाषा के माध्यम से आपसे कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यही कह रहा है वह आकृति जो स्वयं को कहीं भी तथा कभी भी प्रतिच्छेद ना करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल आकृति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरल आकृति संबंधित मैंने इतने सारे आकृतियां यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों हम इन्हीं आकृतियों के माध्यम से समझेंगे कि इस परिभाषा के कहने का अर्थ क्या होता है। देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहला यहाँ पर आकृति है जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। दोस्तों जब आप इस पहले आकृति में देखते हैं तो इस आकृति में दोस्तों आपको त्रिभुज नजर आता है और जब आप इस त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों तो ये जो आपका बहुभुज है वो एक ऐसा बहुभुज है जिसकी दोस्तों जो भुजा है वो अपने आप को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर दोस्तों तीन ठो भुजाएं आए हैं। आपको पता है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके तीन भुजा है, लेकिन जो तीनों को तीनों जो भुजा है वो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कहने का मतलब कि जब एक रेखाखंड को दूसरी रेखाखंड अगर प्रतिच्छेद कर दे तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद। मतलब जब भी कोई दो रेखाखंड एक दूसरे को काटता है तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाखंड या प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया है कि मान चलते हैं वो ओ बिंदु पर काटा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के जो तीन ठो भुजा है इन तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा एक दूसरे को नहीं काट रहा है। परिभाषा से यही कह रहा है यहाँ पर कि वह आकृति जो स्वयं को कहीं भी तथा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस आकृति में जो तीनों की तीनों जो भुजा है वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आकृति है हमारी वो सरल आकृति है। अगर ये सरल आकृति नहीं होती तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके जो भुजाएं थे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, एक दूसरे को काटते। मैंने दोस्तों यहाँ पर भुजा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि भुजा लिखने से दोस्तों ये जो आपकी जो डिफिनेशन है वो काफी मतलब कि गड़बड़ा जाएगी। बस आप लोग यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्वयं को प्रतिच्छेद करने का मतलब कि प्रतिच्छेद कौन कर सकता है, प्रतिच्छेद इनके भुजाएं ना कर सकते हैं। बताइए भुजा के अलावा इनका कोई अस्तित्व है? अगर भुजा हटा दें तो क्या इसका कोई अस्तित्व बनेगा? यानी अगर एक भुजा यहाँ से हटा दें तो त्रिभुज अपना अस्तित्व खो देगा। यानी दोस्तों ये जो त्रिभुज है वो बहुभुज के परिवार से बाहर निकल जाएगा और ये खुला आकृति के रूप में आ जाएगा। तो सब दोस्तों यहाँ पर इनके जो खेल है इनके भुजाओं का ही है।
बात को समझ रहे हैं। यहाँ जो भुजा है वो आपका सीधा भी हो सकता है और नहीं तो दोस्तों आपका वो वक्र भी हो सकता है। वक्र का मतलब जो मुड़ा हुआ है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, उसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस आकृति को हम लोग समझेंगे कि यह कैसी आकृति है, तो ये दोस्तों आपकी सरल आकृति है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे फिगर में। तो बी नंबर जब दोस्तों आप ये देखते हैं तो यहाँ पर जो ये आकृति है वो भी क्या है दोस्तों, वो भी आपका सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि दोस्तों इस आकृति की कोई भी भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। मतलब स्वयं को यहाँ पर क्या बोला कि जो स्वयं को कहीं भी तथा कभी भी प्रतिच्छेद ना करे। तो अपने आप को दोस्तों ये प्रतिच्छेद कर रही है, बताइए अपने आप को अगर ये प्रतिच्छेद करती तो हम लोग बोलते कि ये जो आकृति है वो एक प्रकार का दोस्तों सरल आकृति नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिच्छेद कहने का मतलब, जिसमें यहाँ पर दोस्तों एक आकृति बनाता हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर आकृति बना रहे हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जब आकृति बना रहे हैं दोस्तों तो इसमें कितनी भुजाएं आ रही हैं। देखिए एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, और ये भी कितनी भुजा वाला है, 4 भुजा वाला, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो। लेकिन दोस्तों यहाँ डिफरेंट ये है कि इस आकृति के चारों भुजाओं में से कोई भी भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि इस आकृति के चारों भुजाओं में से कोई 2 भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उस स्थिति में बोलेंगे कि ये जो आकृति है हमारी वो बिल्कुल भी सरल आकृति नहीं होगी। सरल आकृति का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी आकृति आप दोस्तों देख रहे हैं उसके जो स्वयं की जो भुजाएं हैं वो कभी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे। उसी को दोस्तों हम लोग सरल आकृति के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोग जान भी चुके हैं कि जो सरल आकृति होते हैं उसमें दोस्तों आपके सीधी वाली आकृतियां भी आते हैं और टेढ़े मेढ़े वाले भी आकृतियां आते हैं, मतलब वक्र वाले भी आकृतियां क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए क्योंकि जो इसका जो तीसरा जो आपका जो चित्र आ रहा है यहाँ पर जो फिगर आता है वो दोस्तों कैसा आ रहा है, वो दोस्तों वक्राकार फिगर आता है, ठीक है। तो इसको भी हम सरल बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरल का मतलब केवल सीधा, मैंने बताया था ना आप लोग को कि दोस्तों सरल हम लोग वक्र को भी बोल सकते हैं जो कि दोस्तों घुमावदार हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो। तो देख सकते हैं कि इस आकृति में यहाँ पर बिल्कुल भी सीधा रेखाखंड का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि यहाँ इस आकृति में दोस्तों इसकी जो परिसीमा, इसका जो लंबाई है क्या हो दोस्तों मुड़ चुका है, यानी ये अपने लंबाई को वक्राकार रूप से क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी हम लोग सरल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस आकृति में अपने आप का कोई भी दोस्तों प्रतिच्छेदन आपको दिखाई नहीं देता है। ये जो आकृति है वो अपने आप को बिल्कुल भी दोस्तों प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही आकृति रहता, देखिए अगर दोस्तों ऐसा आकृति रहता, मान चलते हैं ऐसा ही आकृति, मान लीजिए ये हो गया और फिर दोस्तों हम यहाँ पर कर दे ऐसे ऐसे, अगर ऐसा रहता ना ऐसा, तो बोलते कि ये जो हमारी आकृति है वो कैसी है दोस्तों, वो एक प्रकार की जटिल आकृति है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और पूरी जो आकृति है दोस्तों वो कैसा बन जाएगा, वो जटिल आकृति बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का वृत्त है। तो देख सकते हैं कि जो वृत्त है दोस्तों कैसा है, तो वृत्ताकार यानी कि भी वक्र के रूप में है, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ समझ रहे हैं कि सरल आकृति में आपके सीधा रेखाखंड वाला भी आकृति आते हैं और जो दोस्तों रेखाखंड मुड़ा हुआ रहता है यानी वक्राकार रहता है वो भी आकृति इसमें आते हैं। हमको यहाँ यही समझना है कि जो आकृतियां होनी चाहिए वो स्वयं को प्रतिच्छेद ना करने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी आकृति एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। वृत्त में भी देखते हैं दोस्तों, तो वृत्त की जो परिसीमाएं हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहता ना, देखिए आप लोग सब समझाते चल रहे हैं ना, जटिल आकृति भी लेके चलते हैं। अगर ऐसा रहता ना देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे अगर रहता ना, ऐसे देखिए ऐसे अगर आता तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे अगर ऐसा आकृति आपके पास मिलता तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सरल आकृति है, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेदन हो जा रहा है, यानी वे स्वयं को काट दे रही हैं, स्वयं को प्रतिच्छेद कर दे रही हैं। तो जब दोस्तों स्वयं को प्रतिच्छेद कर दे रही है, स्वयं को यहाँ पर काट दे रही हैं, तो बोल सकते हैं कि उस स्थिति में जो ये आकृति है वह जटिल है और जबकि यह आकृति है वह सरल है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं ई नंबर में। तो ई नंबर दोस्तों देख सकते हैं इस वाले फिगर में, तो ये क्या है, वो एक प्रकार दोस्तों ये एक रेखा है और रेखा जो है दोस्तों वो खुद को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। लेकिन यदि हम इसी के अगर सामने अगर हम ऐसा रेखा ले लें, ऐसे प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे ऐसे अगर हम ले लें ऐसा, तो इसको आप लोग क्या बोलिएगा सरल आकृति नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो आकृति है, पूरी जो आकृति है वो स्वयं को क्या कर रही है, काट रही है। इसलिए इस आकृति को हम बिल्कुल भी सरल आकृति नहीं बोल सकते हैं। इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग जटिल आकृति बोलेंगे। तो ये सरल हो सकता है लेकिन ये सरल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं एफ नंबर में, तो एफ नंबर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खुली आकृति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब खुली आकृति में देखते हैं दोस्तों तो ये आकृति वक्राकार है, लेकिन
वक्राकार है, ठीक है, लेकिन अपने आप को काट नहीं रहा है, अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों आपका खुला आकृति हो, बंद आकृति हो, सीधा रेखाखंड वाला हो या वक्राकार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने बस यही बताया कि जो आकृतियां अपने आप को स्वयं को कहीं भी कभी भी ना काटे, ना प्रतिच्छेद करे, तो उन आकृतियों को हम लोग सरल आकृति की श्रेणी में रखेंगे या फिर उस आकृति को हम लोग सरल आकृति के रूप में जानेंगे। बात को समझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? तो इसलिए यहाँ पर हम दोस्तों इस आकृति को भी बोल सकते हैं कि ये जो आकृति है आपकी, वो कैसी आकृति है? वो आकृति दोस्तों आपकी सरल है। जी नंबर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दोस्तों ये जो आप आकृति देख रहे हैं काफी टेढ़ा मेढ़ा मैंने यहाँ पर बनाया है, वो भी एक खुली आकृति है, ठीक है ना। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया है यहाँ पर, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर बताया है बंद आकृति और खुली आकृति लेकर, क्योंकि आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ऐसा नहीं कि आपके सरल आकृति में केवल बंद आकृति ही सरल कहलाएगी, या फिर केवल खुली आकृति ही सरल कहलाएगी, या फिर केवल सीधी रेखाखंड वाली ही सरल कहलाएगी, या फिर केवल वक्राकार वाला ही आपकी सरल कहलाएगी। दोस्तों सरल आकृति में आपकी सीधी रेखाखंड वाला भी सरल हो सकता है, वक्राकार भी आपका सरल हो सकता है, खुली आकृति भी सरल हो सकता है, बंद आकृति भी सरल हो सकता है। समझना यह है कि वो जो आकृति है वो स्वयं को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करता ना, ऐसा अगर ऐसे लेके चल जाते हैं, ऐसे 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 अगर लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते थे जो ये आकृति है आपकी वो कैसी हो चुकी है दोस्तों? वो आपकी एक प्रकार की जटिल आकृति हो चुकी है। इसलिए इस आकृति को हम लोग सरल आकृति के परिवार में नहीं रखते, इसको उस परिवार से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आप ये वाला फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप लोग क्या देखते हैं? इस फिगर में आप लोग दोस्तों ये देखते हैं कि ये भी आकृति जो है एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो हम बोलते हैं कि जो आकृति है आपकी वो बिल्कुल दोस्तों क्या है? आपकी सरल आकृति नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरल है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि देखिए सर यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर तो हमको स्पर्श से मतलब नहीं है। स्पर्श में और प्रतिच्छेद में दोनों बड़ी अंतर है। बात को समझ रहे ना? यहाँ पर भी तो स्पर्श कर रहा है। देखिए एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को स्पर्श कर रहा है, एगो ये रेखाखंड है और एगो ये रेखाखंड है, और दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। आज जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं उसी बिंदु को हम इससे बहुभुज क्या, इस आकृति का शीर्ष बोलेंगे। तो स्पर्श करने से हमको कोई मतलब नहीं है, बस प्रतिच्छेद ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए ऐसा ऐसा, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग कि ऐसे और ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम बोलते कि ये जो आकृति है वो भैया जटिल है, ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। देखिए मान चलते दोस्तों हम यहाँ पर एक आकृति बना रहे हैं दिल का, ठीक है। बहुत लोग आप लोग दिल बनाते भी हैं। देखिए ये आकृति क्या है दोस्तों? ये दिल की आकृति है। तो यहाँ पर जो आप ये दिल की आकृति देख रहे हैं, तो इस आकृति पर कभी आप लोग ने विचार किया है? बताइए, जब भी आप दिल की आकृति देखिएगा तो एक ही मन में सवाल आएगा, लव, प्यार। मन होकर से कोनो बुद्धि नहीं है, कभी से विचार किए हैं कि जो आकृति है वो कैसी आकृति है, इसमें क्या गुण है, ये वक्राकार है कि सरल है? ना, प्यार वाला, डायरेक्ट लव वाला, डायरेक्ट वही में घुस जाइएगा। मन एक से डायरेक्ट मतलब लव वाला होता है। बताइए, और दिल मन धड़कन बनाए हैं, बताइए सांस लेने के लिए, चलने के लिए, इसमें कोई डायरेक्ट मतलब इसका मतलब थोड़ी ना होता है, मतलब डायरेक्ट प्यार है वाला। लेकिन इस पर कोई विचार करना चाहिए आप लोगों को। यही मेन वजह है कि आप लोग को कुछ चीज मतलब कुछ को समझने में आप लोग को प्रॉब्लम होता है। जो भी चीज देखिए उस पर दोस्तों आप लोग अपने माइंड लगाइए, उस पर विचार कीजिए, वो चीज है क्या, उस पर समझिए, ठीक है। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, हम लोग का मतलब यहाँ पर जो दोस्तों इस धरती पर जन्म लिए बहुत कम समय के लिए हैं, इसलिए जितना हो सके हमें जितना यहाँ पर ज्ञान अर्जित करना है करके दोस्तों हमको इस संसार से चले जाना है। इसलिए अपना जो टाइम है कहीं पर बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम इस आकृति में देखते हैं तो इस आकृति से क्या पता चलता है? इस आकृति से ये पता चलता है कि भैया ये जो आकृति है वो कैसा है? वो सरल आकृति है। काहे भैया सरल आकृति है? काहे से कि इस आकृति में कोई भी दोस्तों अपने आप का स्वयं प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है, अपने आप को बिल्कुल भी ये जो आकृति है वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। हम वृत्त के अंदर नहीं बनाए हैं, मतलब समझाने के लिए आप लोग बताए हैं, मतलब ऐसे है आकृति, समझ सकते हैं, ऐसे है, ठीक है। हमने दिल बनाकर आप लोग को बताया है, ठीक है, ऐसी आकृति है। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर अगर हम ऐसा बना दें, ऐसे आप लोग देखें ना, एक ऐसे तीर मतलब दिल में खंजर खोप दिया, ठीक है, दिल हमारा टूट गया। अगर ऐसा मतलब आकृति अगर आपके सामने नजर अगर आ जाए तो अब बताइए कौन सा आकृति हो गया?
ठीक है, ऐसा देखे होंगे ना, ऐसे दिल तोड़ के देखे ना, यहाँ से क्या हुआ, दिल टूट गया, आधा है ना, क्योंकि उसमें तीर घुस गया। तो ये जो आकृति आपकी वो कैसी आकृति बन चुकी है बताइए, इस पर कोई विचार किए हैं आप लोग, बोलिए किए हैं ना, खाली प्यार। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना भी हम लोग को पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब देख रहे हैं तो ये जो आकृति है वो अपने आप को प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और आपसे उठेगा कि सर या आपने यहाँ पर परिभाषा में लिखवाया कि वह आकृति जो स्वयं को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे। तो जो दिल है, जो यहाँ पर आपने दिल का फिगर बना है, वो तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, मतलब अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसका प्रतिच्छेद कोई और आकृति कर रहा है, तीर कर रहा है, अपने आप को तो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा आकृति इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सरल बोल सकते हैं। तो दोस्तों हालांकि यहाँ पर दूसरा आकृति इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन आपको देखने के लिए क्या है, आपको देखने में क्या लग रहा है, आपको देखने में ये लग रहा है कि ये जो आकृति है वो स्वयं को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये पूरा आकृति है और इस पूरा आकृति में तीर भी सम्मिलित है। बात तो समझ रहे ना। आप जानते हैं कि जो दिल है वो अलग आकृति है और तीर आपका अलग आकृति है। इसको ऐसे इस प्रकार समझ सकते हैं, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगर हम ऐसा मतलब चित्र बना दें, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये त्रिभुज आपका अलग आकृति हो गया, आए वो हम ऐसा चित्र बना दें, ऐसा। तो इसमें क्या बताइएगा आप लोग, इसमें आप लोग ये बताइएगा कि जो आकृति है वो जटिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो आकृति एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि यहाँ पर दो आकृति एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन आपको देखने से क्या लगता है, आपको देखने से ये लगता है कि ये जो आकृति है वो स्वयं को प्रतिच्छेद कर रही है। इसीलिए इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आकृति को हम लोग जटिल बोलेंगे। इसको आप लोग दोस्तों एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान के चलते हैं कोई कुआं मतलब बच्चा झांक रहा है, ठीक है, और किसी कारणवश मतलब खेल कूद में या मतलब किसी कारणवश वो जो बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है। बात तो समझ रहे हैं, कोई बच्चे कोई भी आदमी कुएं में गिर जाता है और एक क्या करता है कि उस कुएं में उस बच्चे को बचाने के लिए सीढ़ी से उस कुएं में उतरता है, ठीक। तो जब वो बच्चा या कोई इंसान सीढ़ी से उस कुएं में उतरता है तो दोस्तों दोनों को दोनों क्या हुए, कुएं के आंतरिक भाग में आ गए, मतलब दोनों को दोनों कुएं में है। लेकिन अगर कोई तीसरा अगर दृश्य आता, अगर उस कुएं में झांकता है तो वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि दो व्यक्ति क्या है, कुएं में गिरे हुए हैं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या प्रतीत होगा, उसके लिए यही प्रतीत होगा कि दो व्यक्ति गिरे हुए हैं। उसको थोड़ा पता है कि एक वो गिरा है एक उतरा है वो बचाने के लिए, बताइए उसको पता है नहीं, उसको बस यही पता चल रहा है कि दोनों गिरे हुए हैं। बात को समझ रहे ना। बस दोस्तों यहीं पर हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है, हमको ये नहीं समझना है कि एक आकृति एक दूसरी आकृति को प्रतिच्छेद कर रही है, हमको ये समझना है कि पूरी आकृति एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब स्वयं को प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो आकृति है आपकी वो कैसी है, वो दोस्तों आपका एक प्रकार का सरल आकृति नहीं है, यानी कि वो जटिल आकृति है। तो दोस्तों आपकी जो सरल आकृति थी वो यही थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सरल आकृति को बिल्कुल सरल तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके विशेषताओं को जान लेते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर विशेषताएं यहाँ पर दी जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतने सारे विशेषताएं अगर इसको बढ़िया समझ लेते तो कहिए रहे कोनो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कोई किताब ना बिहार की कोनो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इतना आप अपने माइंड में रखते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर आपसे कहा जा रहा है ये आकृतियां स्वयं से अप्रतिच्छेदी होती है। अप्रतिच्छेदी मतलब जो खुद को प्रतिच्छेद ना करें, बात को समझ रहे ना। अप्रतिच्छेदी होती है मतलब खुद को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जितना भी मैंने यहाँ पर आकृतियां लिया है वो बिल्कुल भी दोस्तों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, इसलिए हमने कहा कि ये आकृतियां क्या कहलाती है, सरल आकृति कहलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट में। तो दूसरे नंबर विशेषता आपसे कहा जा रहा है ये आकृतियां सीधा एवं वक्राकार हो सकती है। तो देख सकते दोस्तों ये सब सीधा था, मतलब सीधा रेखाखंडों से बना हुआ था, लेकिन ये जो आकृति है ये आकृति वक्राकार है। ये भी क्या है, ये भी दोस्तों ये वक्राकार है, ये वक्राकार है। तो आप समझ सकते हैं कि सरल आकृति में सीधा रेखाखंड वाला भी आकृति आ सकता है और वक्राकार वाला भी आकृति आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर आपसे कहा जा रहा है सरल आकृतियां खुली एवं बंद भी हो सकती है। तो भैया देखिए ना, हई दुगो काची है, बंद है, हैजा काची है, हई खुला है। देखिए यहाँ पर हई देखिए हई वाला आकृति, ये कैसा आकृति है, ये दोस्तों खुला आकृति है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताया था ऐसे ऐसे जो मैंने बताया था आकृति खींचकर, ये भी आकृति कैसी है दोस्तों, ये भी जो आकृति है आपकी वो भी खुली आकृति है। तो आप लोग दोस्तों प्लीज अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके सरल आकृति में दो प्रकार की आकृतियां आती हैं जो खुली और बंद होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये खुली क्यों नहीं है। तो दोस्तों ये खुली है, क्यों खुली है, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु है। देखिए यहाँ पर भी अंत बिंदु है और यहाँ पर भी अंत बिंदु है। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को पिछली वीडियो में कि खुली आकृति उसको बोलते हैं जिनकी कोई परिसीमाएं नहीं होती है और साथ ही दोस्तों उनके दो अंत बिंदु होते हैं।
होते हैं। तो दो अंत बिंदु है ना, इस चीज को बोलेंगे हम लोग खुली आकृति, और इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इस चीज को बोलेंगे हम लोग बंद आकृति। इसलिए सरल आकृति आपका खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर में बोला है इनका क्षेत्रफल हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। भैया जो आकृति बंद होगी उसमें दोस्तों क्षेत्रफल होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन जो आकृति खुला होगी उसका क्षेत्रफल कैसे होगा। तो दोस्तों सरल आकृति में बंद भी आता है खुला भी आता है, तो जो बंद होगा उसका क्षेत्रफल होगा और जो बंद नहीं होगा उसका क्षेत्रफल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि इनका क्षेत्रफल हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव बना क्वेश्चन पूछ दे तो दोस्तों घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 5 नंबर से कहा जा रहा है सभी सरल आकृतियों का अपना परिमाप हो यह निश्चित नहीं है, लेकिन परंतु इनका माप, देखिए यहाँ पर दोस्तों माप है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमसे थोड़ा सा मिट गया है। इनका माप निश्चित रूप से होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, निश्चित रूप से होगा ही होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है सभी सरल आकृतियों का अपना परिमाप हो यह निश्चित नहीं है, परंतु इनका माप निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो दोस्तों परिमाप किसका होगा बताइए, परिमाप किसका होगा, परिमाप दोस्तों उसी का होगा जो आकृतियां बंद होंगी। जो आकृतियां दोस्तों बंद नहीं होंगी उनका परिमाप हो सकता है। मैंने आप लोग बताया था ना कि परिमाप का संबंध होता है किसी आकृति के आंतरिक क्षेत्र को चारों ओर से घेरने वाली लंबाइयां, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं उस आकृति का परिमाप। जैसे कि इसका परिमाप हो सकता है, इसका परिमाप हो सकता है, इसका परिमाप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों बिल्कुल भी चारों ओर से इसका जो दोस्तों लंबाइयां है वो घेर नहीं रही है इसके आंतरिक क्षेत्र को, इसलिए बोल सकते हैं कि इसका परिमाप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिन आकृतियों का परिमाप होगा वो आकृतियां बंद होंगी। ठीक है, तो सरल आकृति में कोई दोस्तों ये फिक्स नहीं है कि सबके सब आकृतियों का दोस्तों परिमाप होगा ही होगा, क्योंकि सरल आकृति में आपका बंद आकृति भी आता है और खुला आकृति भी आता है। तो दोस्तों जब बंद आकृति आएगा तो उसमें परिमाप होगा और जो खुला आकृति आएगा उसका परिमाप नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है परंतु इनका माप निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो दोस्तों माप का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर मेजरमेंट से, ठीक है, यानी मतलब लंबाई के माप से, मतलब मापने से, ठीक है ना, कि कितना मीटर वो लंबा है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी बंद आकृति का भी अगर आप परिमाप दोस्तों लीजिएगा तो उसमें भी आपको माप की सकता होगी कि कितना मीटर वो लंबा है। ठीक है, मतलब इधर से इधर से इधर से इधर से पूरा दोस्तों क्या कीजिएगा, पूरा दोस्तों इसकी जब आप टोटल आप लंबाई निकालिएगा तो वो भी एक प्रकार का माप ही होता है। अरे जब चारों ओर से घिरा हुआ है तो चारों का मतलब होता है परी, अब माप मिलकर होता है परिमाप, लेकिन माप तो होगा ही होगा। माप दोस्तों आपका खुला आकृति हो या बंद आकृति हो उसका माप दोस्तों होगा ही होगा। जैसे कि मान चलते ये खुला आकृति है रेखा, तो इसका कोई माप नहीं होगा। मान चलते इसका माप 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं एक माप नहीं होगा, माप दोस्तों इसका होगा ही होगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो माप है बिल्कुल प्रदर्शित हो सकता है, इसको हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं दोस्तों, माप सकते हैं। हालांकि इसका परिमाप नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका माप दोस्तों होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि परंतु इनका माप निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझकर रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है 6 नंबर में सभी सरल आकृतियों का अभ्यंतर भाग होना निश्चित नहीं है, परंतु सभी सरल आकृतियों का बाह्य भाग होना निश्चित है। देखिए इसमें आपसे यही कहा जा रहा है कि सभी सरल आकृतियों का अभ्यंतर भाग। अब बताइए अभ्यंतर भाग किसका होगा, मैंने बताया था ना कि दोस्तों किसी आकृति का अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग तभी संभव है जब आकृति बंद होगी। बिना बंद आकृति के हम लोग अभ्यंतर भाग और उसके बाहरी भाग को बता पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों अभ्यंतर भाग उसी का हो सकता है जो आकृतियां बंद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यही कह रहा है कि सभी सरल आकृतियों का, तो दोस्तों सभी की सभी जो सरल आकृतियां हैं ये कोई आवश्यक थोड़ी ना है कि सब के सब बंदे होंगे, होंगे नहीं होंगे, उसमें बंद भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है। तो दोस्तों जो बंद होगा ना उसका अभ्यंतर भाग आपको मिलेगा, मिलेगा। देखिए इसका अभ्यंतर भाग मिल रहा है, इसका अभ्यंतर भाग मिल रहा है, लेकिन इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निश्चित नहीं है, परंतु सभी सरल आकृतियों का बाह्य भाग होना निश्चित है। दोस्तों जो बाह्य भाग है ना वो आपका बंद आकृति भी हो सकता है और आपका खुला आकृति का भी हो सकता है। देखिए इस आकृति का भी बाह्य भाग होगा ये वाला पूरा क्षेत्र, इस आकृति का भी बाह्य भाग होगा ये वाला पूरा क्षेत्र, और इस आकृति का भी बाह्य भाग होगा। हालांकि हम इसके अभ्यंतर भाग को निर्धारित नहीं कर सकते, बाह्य भाग को भी निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन इस आकृति के लिए इस ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा जो ये क्षेत्र इसके आसपास का पूरा जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम लोग दोस्तों बाह्य ना बोलेंगे, बोलिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आकृति खुला हो या बंद हो बाह्य भाग निरूपित हो रहा है, और अभ्यंतर जो भाग है वो केवल दोस्तों आपके सरल आकृति के बंद आकृतियों के लिए निरूपित हो रहा है, अन्यथा खुली आकृतियों के लिए बिल्कुल निरूपित
नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर में। तो 7 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है सरल आकृतियों के 2 अंत बिंदु हो भी सकते हैं। अब देखिए 2 अंत बिंदु किसके होंगे? 2 अंत बिंदु उसी के होंगे जो आकृतियाँ खुली होंगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इनके 2 गो अंत बिंदु होंगे, इनके 2 गो अंत बिंदु होंगे, इनके 2 गो अंत बिंदु होंगे, इनके 2 गो अंत बिंदु होंगे। ठीक है, तो सरल आकृतियों के 2 अंत बिंदु हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं। तो जो दोस्तों आकृतियाँ खुली होंगी उनके 2 अंत बिंदु होंगे और जो आकृतियाँ बंद होंगी उनके 2 अंत बिंदु नहीं होंगे। जैसे कि ये वाला आकृति और इस वाले आकृति में बिल्कुल भी अंत बिंदु आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सरल आकृति को बिल्कुल सरल तरीके से समझ गए होंगे कि सरल आकृति वास्तव में होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जटिल आकृति क्या होती है। आप लोग समझ भी गए होंगे कि जटिल आकृति किसको बोलते हैं। जटिल का मतलब होता है जो सुलझा हुआ ना हो, सरल का मतलब होता है जो सुलझा हुआ हो। ठीक है, तो दोस्तों जो सुलझा हुआ नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं जटिल। और जो जटिल आकृतियाँ होती है वो स्वयं को प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं, कैसे पहचान करेंगे, आइए हम लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि जटिल आकृति को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो जटिल आकृति है आपका वो बस दोस्तों आपके सरल आकृति का अपोजिट है। यानी हम लोगों ने सरल आकृति में क्या जाना था, हम लोगों ने दोस्तों सरल आकृति में ये जाना था कि जो भी सरल आकृतियां होती थी आपकी वो दोस्तों स्वयं को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जटिल आकृति है वो क्या करेगा कि वो अपने आप को प्रतिच्छेद कर देगा, यानी वो स्वयं को प्रतिच्छेद करेगा। सरल आकृति की परिभाषा आपसे यही कहती थी कि वह आकृति जो स्वयं को कहीं भी कभी भी प्रतिच्छेद ना करे उसे हम लोग बोलते हैं सरल आकृति। लेकिन दोस्तों जो जटिल आकृति बस उसी का अपोजिट है, उसमें प्रतिच्छेद नहीं करता था। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों कि इस आकृतियों में वे अपने आप को यानी स्वयं को प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसलिए इसका जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसकी परिभाषा के माध्यम से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वह आकृति जो स्वयं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब अपने आप को खुद को प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग बोलते हैं जटिल आकृति। दोस्तों जटिल का मतलब होता है जो सुलझा हुआ नहीं है। आज भी दोस्तों हमारे इस वर्तमान समय तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए जो आकृतियां जटिल है, मतलब जो आकृतियां अनसुलझी है, उनको हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक सुलझा नहीं पाया है। उन्हीं आकृतियों को दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने जटिल नाम दिया हुआ है। तो और उन जटिल आकृतियों को दोस्तों उनके परिभाषा के माध्यम से ये बताया है कि ये जो आकृतियां होती हैं वो स्वयं को प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए हम इन आकृतियों को जटिल आकृति बोल सकते हैं। और ये जो जटिल शब्द है आपका ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल जटिल आकृति के लिए ही आएगा दोस्तों, वो हमारे वास्तविक जीवन से भी संबंधित हो सकता है, या किसी पदार्थ से हो सकता है, या किसी वस्तु से हो सकता है। कोई भी अगर चीज, कोई भी अगर वस्तु या कोई भी दोस्तों आप कोई भी दोस्तों आप देख लीजिए, अगर वो अनसुलझी है, वो दोस्तों बिल्कुल भी सुलझ नहीं पाई है, तो उस स्थिति में उसका जो नामकरण है वो दोस्तों हम लोग जटिल रूप में ही करते हैं। इसीलिए इन आकृतियों का जो नामकरण है दोस्तों वो जटिल रूप में किया गया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी आपके ज्यामिति से रिलेटेड जो मुख्य आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों को हमारे वैज्ञानिकों ने 2 रूपों में वर्गीकृत किया था। जो सुलझ पाए थे उनको उन्होंने नाम दिया सरल आकृति, और जो नहीं सुलझ पाए थे उनको उन्होंने नाम दिया जटिल आकृति। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोर्ड पर दिए गए फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने सारे आकृतियां हैं आपकी वो सब के सब अपने आप को स्वयं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसलिए इन आकृतियों को हम बोल सकते हैं कि ये आकृति जटिल है। तो आप पहचान सकते हैं, यदि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां सरल है और निम्न में से कौन सी आकृतियां जटिल है, तो आप समझ सकते हैं कि सरल आकृतियां वैसी आकृतियां होंगी जो स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे, जबकि जटिल आकृतियां कैसी आकृतियां होंगी जो स्वयं को प्रतिच्छेद कर दे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पहला नंबर में जो आकृति दिया हुआ है वो एक प्रकार का दोस्तों चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 भुजाएं सम्मिलित होने के कारण इस आकृति को बोल सकते हैं कि जो आकृति है आपका वो एक प्रकार का जटिल आकृति है। तो जब ये जटिल आकृति है दोस्तों तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो दोस्तों हम कभी भी अगर चतुर्भुज अगर आपसे बोलेंगे चतुर्भुज कैसा होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, आप बोले कि कोई चतुर्भुज बनाओ तो आप सिंपल से चतुर्भुज क्या करते हैं, ऐसा आप लोग बनाते हैं, क्योंकि आपको यही सिखाया जाता है, यही चतुर्भुज। तो दोस्तों जो भी आप चतुर्भुज ऐसा देख रहे हैं ये सब के सब दोस्तों आपके सरल चतुर्भुज कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जबकि दोस्तों इस चतुर्भुज को हम लोग चतुर्भुज तो बोलेंगे लेकिन हम लोग जटिल के साथ बोलेंगे कि ये जो चतुर्भुज है आपका वो जटिल चतुर्भुज है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो भुजा है वो स्वयं को ही प्रतिच्छेद कर रही है, और इसलिए इस चतुर्भुज को हम लोग जटिल के नाम से जानते हैं। और आज भी दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने इस जटिल चतुर्भुज को उतने सरल तरीके से नहीं सुलझा पाए हैं जितना कि उन्होंने सरल चतुर्भुज को अच्छी तरीके से
सुलझाए। आप जितने भी चतुर्भुज देखते हैं, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जो भी दोस्तों आप देखते हैं चतुर्भुज, वो सबके सब जो चतुर्भुज है वो आपके सरल चतुर्भुज में ही आते हैं। जबकि दोस्तों जटिल चतुर्भुज का बिल्कुल भी उतना प्रसार नहीं है जितना प्रसार आपका सरल चतुर्भुज का है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें कि जटिल आकृति और सरल आकृति क्या होती है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे का जो दोस्तों चैप्टर होगा 3.2 का चतुर्भुज, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को चतुर्भुज वाला वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज कितने प्रकार होते हैं और इन प्रकारों में कौन कौन से चतुर्भुज आते हैं और इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये सब दोस्तों मैं आप लोग को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको काफी समझ आया है, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये जाना होगा कि सरल आकृति और जटिल आकृति वास्तव में होती क्या है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।